बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से, जानने की कोशिश करेंगे सारी सूरत हाल की जानिब बढ़ रही है। CEC की मीटिंग होनी बाकी है। 5 अप्रैल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी बैठेगी, तय करेगी कि उन्होंने इस्तीफ़े देने हैं या नहीं देने, या इस्तीफ़े देकर उन्होंने मार्च करना है या इस्तीफ़े दिए बगैर उन्होंने मार्च करने का जो है वो इरादा रखते हैं। उसी को इरादे को ही रखेंगे, ऐवान के अंदर मुकाबला करेंगे हुकूमत का, या सड़कों के ऊपर आएंगे, मौलाना के साथ हाथ में हाथ मिलाएंगे और हुकूमत को घर भेजने के अगेंस्ट मुतहरिक होंगे। इस हवाले से प्रोग्राम में आज बात करेंगे। और आज बात ये भी करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में मरियम नवाज शरीफ साहिबा से ज़्यादा इस वक्त प्रायोरिटी जो हमज़ा शहबाज साहब या शहबाज शरीफ साहब को क्यों दे रहे हैं, उनसे क्यों मिल रहे हैं, ऐसे बयानात क्यों दागे जा रहे हैं पॉलिटिकल लीडरान की जानिब से कि कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात होनी ज़रूरी है जिनके अंदर थोड़ा सा तहम्मुल हो या थोड़े से माइल्ड हो। बहरहाल ये क्या मामला चल रहा है, इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो चीनी स्कैंडल के अंदर तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीर उनके बेटे पर मुकदमा हुआ और उस मुकदमे के हवाले से उनका जो मौक़िफ़ है, उनका जो ट्वीट है वो क्या है, हुकूमत क्या कर रही है, इसमें कितने सच हैं कितने झूठ हैं, और अपोजिशन के इस हवाले से क्या कहना है। गुफ्तगू का बाकायदा आप देंगे, लेकिन उससे कबल एक मुख्तसर सी ब्रेक, इस ब्रेक की जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें कामरान बंगेश साहब, KPK इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। वेलकम टू द शो बंगेश साहब। सर, सबसे पहले तो आप हमें कोरोना के हालात बताइए। सियासत पर बात आपसे करते हैं। KPK में कोरोना के क्या हालात हैं, ख़बरें हम तक आ रही हैं, इक़दाम आप लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑन ग्राउंड सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका। कोरोना की तीसरी वेव पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी तशवीशनाक हद तक बढ़ चुकी है। सारे पख्तूनख्वा में तकरीबन 16 अजला में हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा ली हैं। हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बंद कर दिए हैं, आउटडोर और इंडोर गैदरिंग्स के ऊपर पाबंदी लगा ली है। जो रेस्टोरेंट्स हैं वो इंडोर बंद हैं, टेक अवे सिर्फ अलाउड है, शादियों पे मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। 2 सेफ डेज हमने ट्रेडिंग और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए किए हैं, यानी मार्केट्स जो हैं वो बंद होंगे हफ्ते में 2 दिन। ट्रांसपोर्ट की कल हमने डिसीजंस ले लिए हैं कि 2 दिन ट्रांसपोर्ट बंद होगा। तो ये सारे डिसीजंस हमने लिए हैं। सिविल सेक्रेटेरिएट में पब्लिक का दाखिला बंद हो गया क्योंकि वहां पे पब्लिक बहुत ज्यादा आती है। ऑफिसेज में 50% तक लोग जो है वो घर से काम करेंगे, बाकी 50% अवेलेबल होंगे। उसमें भी हमने देखा है कि जो एजेड लोग हैं उनको हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। आज NCC की जो मीटिंग हुई है उसमें भी कुछ डिसीजंस लिए गए हैं, प्राइम मिनिस्टर ने खुद उनको चेयर किया है। ओवरऑल सिचुएशन ये है कि जो सेंट्रल रीजन है, पेशावर, चारसद्दा, मर्दान, सवाबी, नौशहरा, यहाँ पे केसेस काफी हद तक इजाफा है। पेशावर की अगर हम सिर्फ स्पेसिफिक बात करें तो पेशावर में 24% पॉजिटिविटी है। डेथ काउंट भी खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज्यादा है। ओवरऑल सूबे में 14% जो है वो पॉजिटिविटी रेट है, जो कि पिछले दोनों लेयर से वेव से ज्यादा है। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है। तो ये बताएंगे कि सर SOP पर अमल दरामद कराने के हवाले से, ओवरऑल लोगों के बिहेवियर के हवाले से किस तरह का रिस्पांस आप देख रहे हैं और कितनी सख्ती करवा रहे हैं? क्योंकि इतलात इन्फॉर्मेशन ये है कि पेशावर को छोड़ के बाकी जितने भी इलाके हैं या सबर्बन एरियाज़ हैं उसके अंदर कोई ख़ास SOPs के ऊपर अमल नहीं हो रहा, और यही वो रीज़न है इसकी वजह से पेशावर जैसे शहर के अंदर भी स्पाइक बहुत ज़्यादा हो रहा है। हाँ जी, तो ओवरऑल जो बाकी 2 वेव्स थे उसमें पब्लिक की तरफ से कोऑपरेशन लेवल बहुत ज्यादा था। 3rd वेव में कोई कोऑपरेशन नहीं हो रही। हमारे ओवरऑल खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का मिजाज थोड़ा सा ऐसा है कि हम ज्यादा सख्त इन्फोर्समेंट के ऊपर नहीं जा सकते। हम पार्टिसिपेटरी तरीके से लोगों को अवेयर कर रहे हैं। सिर्फ अगर हम मास्क वेयरिंग की बात करें, एक छोटी सी चीज है जिसके ऊपर हम बड़ा इंसिस्ट कर रहे हैं, लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं, कुछ जुर्माने भी कर रहे हैं। कुछ लोगों को वो भी सेक्शन 144 का निफाज किया मास्क वेयरिंग के ऊपर कि वो अगर कोई मास्क नहीं पहनता तो उसको जुर्माना किया जाता है और कैद भी किया जाता है। सिर्फ अगर मैं कल के दिन की बात करूं, अगर स्टैटिस्टिक्स में आपको बता दूं तो 161 लोगों को हमने हवालात में डाला है। हमारी जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल गवर्नमेंट के जो हमारे सेटअप्स हैं, सबको मोबिलाइज कर दिया गया है कि दोनों एक्टिविटीज करें, एक इन्फोर्समेंट और एक अवेयरनेस। खुद इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में हमने पूरी एक स्ट्रेटजी बना रही है मास्क वेयरिंग के ऊपर कि हम लोगों को अवेयर करें। कॉन्टेम्पररी अवेयरनेस के साथ साथ कन्वेंशनल तरीकों पे भी हम जा रहे हैं, जिसमें
पब्लिक में मसाजिद को इन्वॉल्व कर रहे हैं, हम गाड़ियों के ऊपर जो है वो हेडफोन्स लगाकर लोगों को अवेयर कर रहे हैं, अनाउंसमेंट्स हो रही हैं मुख्तलिफ जगहों पे। तो ये सारी चीजें हैं, हम सिर्फ इन्फोर्समेंट के ऊपर फोकस नहीं कर सकते, साथ ही साथ हमने अवेयरनेस और पार्टिसिपेटरी तरीकों को भी अपनाना। ठीक है, चलें सर अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी सियासी गुफ्तगू की जानिब बढ़ते हैं। 5 तारीख बड़ी करीब है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीसी का आपको पता है कि इजलास होना, उसके बाद उन्होंने तय करना है कि पीडीएम का वो हिस्सा तो कहते हैं हम यकीनन रहेंगे, लेकिन ये तय करना है कि इस्तीफ़े देकर रहेंगे या इस्तीफ़ों के बगैर रहेंगे। लेकिन दूसरी जानिब मौलाना साहब, मरीम साहिबा ये चीज़ तय कर चुके हैं कि पीपल्स पार्टी से इस्तीफ़े आएँ या ना आएँ, उनका मार्च भी होगा, उनके इस्तीफ़े भी आएंगे, हुकूमत को टफ टाइम भी दिया जाएगा। और KPK से बहुत सारे लोग हैं जो इस मार्च का हिस्सा बनेंगे और उसकी जानिब इस्लामाबाद की जानिब मार्च करेंगे और एक बड़ा टफ टाइम देंगे। बीइंग पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोविंस, क्या प्लान है आप लोगों का, किस तरह डील करेंगे सारे मामले को? सर सूरत हाल तो अभी भी गंभीर ही लग रही है। कोई गंभीर नहीं है, बड़ा क्लियर है हमारा इस बारे में पहले ही वर्जन के। एक तो इनकी आपस में रब्त नहीं है, हम अभी भी कहते हैं कि ये एक गैर फितरी अलायंस है, ये अपने मकासद के लिए इकट्ठे हुए हैं और जब जब इनके इंटरेस्ट एट स्टेक होंगे, मैं आपको एक पेशन गोई ये कर देता हूं अभी से कि अगर नून लीग इस्तीफों का ऑप्शन यूज करेगी तो इनके अपने लोग जो है वो इस्तीफे नहीं देंगे। अच्छा, ठीक है, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ। दूसरी जो मेरी एक नाकिस अंडरस्टैंडिंग के तहत मैं आपको ये बता रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा से लोग नहीं जाएंगे इनके पास। आपने सबसे पहले जलसा देखा पेशावर का, पेशावर में कोई इनके साथ नहीं रहा, यहाँ पे इनका जलसा बैडली फ्लॉप हुआ, बावजूद ये कि इन्होंने पेशावर के बिल्कुल सेंटर में किया जहाँ पे इन्होंने मदारिस से। वो तो कामयाब जलसा कहते हैं, तो आप हैं ना जो आप कह रहे हैं कि कामयाब नहीं है, उनसे पूछें, वो कहते हैं हमारा बड़ा कामयाब जलसा था और वो कहते हैं कि हम और हमारे जितने एलान इत्तेहादी हैं, हमारे सारे लोग तैयार हैं आने से, KPK के लिए खचाखच गाड़ियाँ भरेंगी और वहाँ से आएंगी, हुकूमत बल्कि रखने डालेगी, इसके अंदर रोकेगी, गाड़ियाँ पकड़ेगी। अपोजिशन तो ये कहती है। मेरे पास अभी भी ड्रोन के फुटेजेस अवेलेबल हैं, जब इनकी सेंट्रल लीडरशिप तकरीरें कर रही थी वहां पे आप देख सकते हैं कि कितने लोग थे। तो ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि अवाम ने इनको बहुत पहले मुस्तरद कर दिए, ये रिजेक्टेड टोला है, इनको ठीक ठाक नुकसान पहुंचा है हर जगह पे पब्लिक की तरफ से भी। और आप देखेंगे इंशाल्लाह ये इनके लॉन्ग मार्च के ये दावे ही रहेंगे, ना इन्होंने कोई मार्च करना है, ना इन्होंने इस्तीफे देने। इस्तीफे दे दें, बेशक अपना शौक पूरा कर लें, इलेक्शन लड़ेंगे, दोबारा से मैदान सजेगा, इनको हम बता देंगे इंशाल्लाह। ये जो बची कुछ सीटें हैं इनकी ये भी। लेकिन सर वो जिस बयानी के लिए इकट्ठे हुए हैं, वो जिस कॉज के लिए इकट्ठे हुए हैं, जो वो कहते हैं, जो वो क्लेम करते हैं, वो ये कहते हैं कि हम इस हुकूमत को घर भेजने के लिए मुत्तहिद हैं, इकट्ठे हैं, क्योंकि सारा सिस्टम फ्रॉड है, फ्लॉड है, ये सारी सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, झूठ पर निज़ाम मबनी है, आंख जो है उसका धोखा जो दिया जाता है, एहतसाब का जो अमल है सारा यकतरफा है। अब ये चीनी का एहतसाब ले लीजिए, इसके ऊपर जहांगीर तरीन खान के ख़िलाफ़ जो FIR हुई और उस FIR पे उनका जो रिएक्शन आया, वो कहते हैं ये भी सारा आई वॉश है, ये एक धोखा है, ये सारा गलत है, फ्रॉड है, उनको कुछ भी नहीं कहा जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। ऐसे आर्ग्यूमेंट्स को आप कैसे काउंटर करेंगे, ऐसे ही लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स के अगेंस्ट? ये मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी जगह पे ये लॉजिकल है आर्गुमेंट्स, इनके पास तो कोई एजेंडा ही नहीं है, इनको बात करनी चाहिए परफॉर्मेंस। सर देखें ना, आप नैब की एग्जांपल लीजिए ज़रा, वो एक और फेडरल मसला है। वो कहते हैं कि जी हमारे जितने केसेस हैं वो सारे स्पीडी चल रहे हैं, जितने हमारे लोग हैं उनको तलब किया जाता है, बाकी गवर्नमेंट के कुछ केसेस उन्होंने बनाए और वो बना के सो गए और छोड़ दिए नैब ने। नैब को यूज़ करते हैं हमारे अगेंस्ट, बाकी इदारों को यूज़ करते हैं हमारे अगेंस्ट। वो तो इस वजह से कहते हैं लॉजिकल है हमारा आर्ग्यूमेंट। मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ। देखें, इलेक्शन कमीशन की बात आ गई, इनके खिलाफ फैसला आ गया तो इन्होंने मार्च किए, धरने किए, उनको प्रेशराइज कर। जब इनके फेवर में कोई फैसला आ जाता है तो इनका रवैया बदल जाता है। नैब के बारे में भी इनका हमेशा से दोगलापन रहा है। नैब के जो चेयरमैन है, नैब का पूरा सेटअप है वो इन्हीं का लाया हुआ है। केसेस जो बने थे वो भी इन्हीं के दौर के बने, हमने तो नहीं बनाए। ये आपस में अब जो इकट्ठे हुए हैं, ये एक दूसरे को चोर चोर कहते थे, एक दूसरे को कहते थे कि हम आपको लाड़काना की सड़कों पर घसीटेंगे, दूसरा कहता था कि ये हमेशा से बैक स्टेपर्स रहे हैं। हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। हम तो कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून की बालादस्ती हमारा एजेंडा है, उसके ऊपर हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, इदारों को ब्लैकमेल नहीं होने देंगे, गवर्नमेंट ब्लैकमेल नहीं होगी। ये इस्तीफे लेने आए या देने आए, पहले इनसे ये पूछा जाए। ये तो कह रहे हैं कि हम खुद इस्तीफे देंगे, तो खुद इस्तीफे दें, हम दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे, हम इंशाल्लाह जो इनकी बची कुची सीटें हैं वो भी हम ले उड़ेंगे। तो समझ नहीं आ रही, इनकी खुद बहुत बड़ी कंफ्यूजन है,
कोई लॉजिकल रीजनिंग इनके पास नहीं है, इनको हर जगह पे शिकस्त है, पब्लिक ने इनको रिजेक्ट कर दिया हुआ। और इंशाल्लाह ये मैं आपको देखिए बता दूं कि सर, 2023 में इनको इनके पास जितनी सीटें हैं उसका 10% भी इनके पास नहीं रहेगा सर 2023 में, ये मैं ये आपको तो अभी ग्राउंड की रियलिटीज़ इससे बड़ी मुख्तलिफ हैं। आप पंजाब का चक्कर लगाते रहते हैं, आप लाहौर भी आते हैं, आप ज़रा लाहौर के लोगों से मिलें। मैंने प्रोग्राम किया, आउटडोर गए, हमने पूछा जी आपका सबसे बड़ा मसला क्या है। उन्होंने कहा जी हमारा सबसे बड़ा और एक ही मसला है, वो है महंगाई। अब महंगाई ज़ाहिर है वो आपसे जुड़ी है। अब 18वीं तरमीम के बाद ये प्रोविंशियल मैटर रह गया, वफाक की ज़ाहिर है उस तरह इंटरफेरेंस नहीं है। और वैसे भी वज़ीर ख़जाना साहब भी अभी नए नए आए हैं, तीसरे साल में तीसरे वज़ीर हैं जो चेंज हो चुके हैं एक ही मिनिस्ट्री के। बहरहाल टू कट इट शॉर्ट, लोग ये पूछते हैं, वो चाहे पंजाब के हों, सिंध के हों, KPK के हों, वो ये पूछते हैं कि भाई ये बता दें हमें कि महंगाई कब ख़त्म होनी है। कोई एक तारीख़ दे दें, कोई महीना बता दें, कोई एक क्वार्टर बता देंगे जी इससे जो है ऑनवर्ड महंगाई के अंदर खात्मा शुरू हो जाएगा। तो बंगे साहब देखें, सियासी बातें तो सारी एक तरफ, लेकिन कुछ चीज़ें रैशनल भी होनी चाहिए। आप हमें कोई डेट दें, कुछ बताएं हमें कि जी इससे ऑनवर्ड जो है ना काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाएगी, 40%, 30%, 20%, 50% महंगाई के अंदर। कुछ देना सर डेट। हाँ, ये आपने बड़ा इम्पोर्टेंट, देखें मैं खुद चाहता हूं कि इस तरह की लॉजिकल बातें हों। हमारा ये एजेंडा है, हम पब्लिक को बताएं। वजीर आजम ने जब एतमाद का वोट लिया, उन्होंने सबसे पहली बात ही की कि जी हमारा अब सबसे बड़ा एजेंडा गवर्नमेंट का ये है कि हम महंगाई के ऊपर काबू पाएंगे। अब SPI इंडेक्स की अगर हम बात करें, तो मैं अगर पख्तूनख्वा की बात करूं तो SPI इंडेक्स जो है वो बैलेंस्ड है, बल्कि डिक्लाइन के ऊपर है। हमने जो जरूरी अशाए उनके ऊपर काफी हद तक जो एक मिलावट का और जो एक ग्राफ रोशी के ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, उनके ऊपर हमने घेरा तंग कर दिया। उसकी वजह से मार्केटों में वाफिर मिकदार में चीज़ें अवेलेबल हैं। आटे के ऊपर हमने बहुत बड़ी सब्सिडी दी, पहली दफ़ा 10 अरब रुपए तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सब्सिडी दी। मैं आपको KP की बात करूंगा, KP में आप बेशक परसेप्शन एनालिसिस कर लें, अगर कहीं पे हम में खामी है या हम इम्प्रूव हो सकते हैं तो ये तो बात बिल्कुल जायज़ है। हम भी यही कहते हैं कि इश्यूज के ऊपर बात करें। इनके पास इशू जो है वो कोई है नहीं। आपने अब जो बात की उसके ऊपर अगर हम बात करें, तो अभी मैं थोड़ी देर पहले आया हूं, हमने एक बहुत जबरदस्त एक स्ट्रैटेजी सिर्फ रमजान के लिए बनाई है। रमजान में हम बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा रमजान का एक मैनेजमेंट का प्लान हमने बना लिया है कि खैबर पख्तूनख्वा में हमने कैसे अवाम को, जो गरीब और मुतवस्सित तबका है, हमने उनको कैसे फैसिलिटेट करना है। हम बहुत बड़ा पैकेज देने जा रहे हैं इंशाल्लाह। पंजाब ने ऑलरेडी पैकेज दे दिया है रमजान के हवाले से। ये मेजर्स हैं। हमने इन्फोर्समेंट के ऊपर फोकस किया, हमने ग्राफ रोशों को पकड़ना शुरू कर दिया जो होर्डिंग करते थे। ये सारी चीजें जो है ये इससे बेहतरी आएगी, ओवर द पीरियड आएगी। डॉलर की कीमतों में तवाजुन आ गया, उसका डिक्लाइन शुरू हो गया है। इंशाल्लाह हमारा पैसा मजबूत होगा। यहाँ पे चीनी, दालें, चावल, इन सारी चीजों के ऊपर हम रोजाना की बुनियाद पर हमें इंस्ट्रक्शंस हैं, हम मार्केटों में जाते हैं, हम आवाम के साथ कनेक्टेड हैं। यहाँ पे स्टेबिलिटी आ रही है। इंशाल्लाह स्टेबिलिटी से ज्यादा हम कोशिश करेंगे कि जो कोविड से मुतासिरा लोग हैं, जो गरीब तबका है, जो पिसा हुआ तबका है, हम उनको मजीद फैसिलिटेट करें। जैसे मैंने कहा, हम इंशाल्लाह बहुत बड़ा पैकेज दे रहे हैं, वक्त लगेगा। हमसे हैं खामियां, अगर हैं तो बताएं आप हमें, हम उनको मजीद बेहतर करेंगे। ओवरऑल ग्लोबल जो है एक इन्फ्लेशन आया है पोस्ट कोविड से, में थर्ड वेव भी डिक्लेयर हो चुकी है। तो पाकिस्तान को आइसोलेशन में ना देखा जाए। ये दुनिया भर में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है कि पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन में, प्राइस हाइक में तेजी आई है। कोविड की वजह से लोग सफर कर गए। ये सारी सिचुएशन है। मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी जरूरी अशाया उसके ऊपर हमें फोकस है। हम बिल्कुल फोकस्ड हैं। सूबाई हुकूमतें भी, वफाकी हुकूमत भी हमारे साथ इस पे बात को हमें जी, सूबाई हुकूमतें फोकस्ड हैं, फेडरल गवर्नमेंट भी फोकस्ड है, चीज़ों के अंदर बेहतरी आ रही है और आने वाले वक्त के अंदर भी बेहतरी आएगी। बहरहाल जी, हमारे साथ कामरान बंगश साहब मौजूद थे, मिशन KPK। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें मोहम्मद ज़ुबैर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। वेलकम टू द शो। तर्जुमान भी हैं मरीम नवाज साहिबा के, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि मरीम नवाज साहिबा की खबर आ रही है, ये भी पता लग रहा है कि जो डॉक्टर आपके उनकी फैमिली के डॉक्टर हैं वो भी आए हैं और आके चेकअप कर रहे हैं। सबसे पहले हमें उनकी खबर की कुछ बताइएगा, क्या है आपके पास लेटेस्ट? नहीं, मतलब चेकअप डॉक्टर करना जो है तो जाहिर है एक बड़े लीडर की खबर तो बन सकती है, लेकिन उससे ज्यादा तो नहीं है कुछ भी।
नहीं मतलब उनकी तबीयत के हवाले से पता लगा था कि कुछ ज़्यादा ख़राब है, कुछ थायराइड का भी प्रॉब्लम है और नहीं, पहले के मुकाबले में तो बेहतर है। अच्छा, बेहतर है। तो कुछ सिवियरिटी या सेंसिटिविटी को बहुत ज़्यादा नहीं है जो थायराइड के हवाले से प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि शहबाज गिल साहब ने भी एक ट्वीट किया, उन्होंने ये कहा कि कोई ग्राउंड बनाई जा रही है कि मरीम नवाज साहिबा पाकिस्तान से बाहर जाना चाहती हैं। बहरहाल उनका मौक़िफ़ तो शहबाज गिल साहब ट्वीट क्यों करते हैं, ना जाने देना। अगर तो अव्वल तो वो रिक्वेस्ट नहीं कर रही हैं, तो जब अगर कोई वक्त है तो ना जाने दें। इसमें ट्वीट करने की क्या बात है, फिर बनाया जा रहा है जो भी। ठीक है, वैसे उनकी तबीयत में बेहतरी है। अच्छा चलें सर, आगे बढ़ते हैं। ये बताइएगा सर, अब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़ाहिर मीटिंग करेगी और उसके बाद ये अलामिया देगी। इन बोथ केसेस सर, आप लोगों का क्या प्लान होगा अगर वो इस्तीफ़े देते हैं और आपके साथ मार्च करते हैं, और अगर इस्तीफ़े नहीं देते तो तब दोनों सूरतों में सर बताइएगा कि आप कंटिन्यू करेंगे मार्च टुवर्ड इस्लामाबाद अलॉन्ग विद द सिट इन? वो पहले उनको फैसला तो करने दें। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो लॉन्ग मार्च और इस्तीफे का जो था मकसद, वो जॉइंट ऑपोजिशन के तहत था। अकेले जॉइंट वो इस्तीफे देने का तो हमने कभी कहा ही नहीं था कि पीपल्स पार्टी अगर नहीं देती, क्योंकि उसको इफेक्टिव एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना है। अगर वो सब मिलकर करते हैं तो कामयाबी हासिल होती है, वरना तो कामयाबी हासिल नहीं होती। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा सर, जो मुलाकातें हो रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, बिलावल साहब की भी हमने देखी, हमजा साहब से, उसमें कुछ पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का बयान कुछ ऐसा आया जिसमें उन्होंने ये अख़ज़ किया या उन्होंने ये कहा कि हम हमजा साहब से इसलिए मिल रहे हैं, शहबाज साहब की लीडरशिप से इसलिए मिलना चाहते हैं कि वो माइल्ड है, वो चीज़ों को समझते हैं, थोड़ा बुर्दबारी से चीज़ों को लेके चलते हैं, जबकि मरियम साहिबा जो है वो उस तरह नहीं समझती चीज़ों को जिस तरह हमजा साहब या शहबाज साहब समझते हैं। ये क्या चीज़ है सर, और ये क्यों हो रही है, और इसकी क्या आपकी क्या फाइंडिंग है इस हवाले से? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये इसमें कोई मैच्योरिटी की बात नहीं है। जाहिर है हर एक लीडर में अपनी अपनी क्वालिटीज होती हैं, और ये हमें दूसरों से पूछने की जरूरत नहीं कि पीपल्स पार्टी वाले बताएं कि जी हमजा ज्यादा मैच्योर है या मरियम ज्यादा मैच्योर है। हर एक की अपनी स्ट्रेंथ होती है। मरियम नवाज बहुत बड़ी क्राउड पुलर है, और जाहिर सी बात है उन्होंने एज अ पॉलिटिशियन लीड्स एंड बाउंड्स तरक्की भी की है। शहबाज शरीफ के पास तजर्बा है, इतने 30-35 साल का तजर्बा है, चीफ मिनिस्टर रह चुके इतने हफ्ते तक। तो जाहिर सी बात है कि मुकाबला तो हो नहीं रहा, लेकिन हमें जाहिर सी बात है हमारा जो लीडर है उसकी अपनी स्ट्रेंथ को हम के बेसिस पर फायदा उठाते, और इसी वजह से पीएमएलएन इतनी बड़ी जमात है, इतनी स्ट्रॉन्ग जमात है। पीएमएलएन में ज़ाहिर आपकी जिनका जिक्र करें मैंने, नवाज साहबा, उन्होंने स्टेटमेंट कुछ दिन पहले दी, इसको पीपल्स पार्टी ने शदीद कंडेम किया। थोड़ी सी आपसे चाहूँगा आप ज़रा अगर डिटेल बता सकें, जिसमें उन्होंने कहा कि एक छोटा सा ओहदा था, अगर ये ओहदा आपको चाहिए होता तो हम यहाँ नवाज शरीफ साहब से मांग ले। बिलावल साहब ने भी स्टेटमेंट को कंडेम किया और उन्होंने कहा कि जी आप लोग ठंडे सांस लें, बैठें और ठंडा पानी पिएँ। थोड़ी सी सर इसकी डिटेल बताएंगे कि ये इस इजलास से पहले जो माहौल बन चुका है, चीज़ें तो पोल्स अपार्ट की जानिब बढ़ रही हैं। नहीं, मेरा ख्याल है उसमें वजाहत तो बहुत दफा कर चुके हैं। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का कोई हमारे नजदीक इतना बड़ा होता नहीं, किसके नजदीक नहीं है। आप भी एग्री करेंगे कि सेनेट के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कोई ऐसा बड़ा होता नहीं है जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े हो, लेकिन एक प्रिंसिपल होता है, और वो प्रिंसिपल मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है। जब 3 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं पीडीएम में, पीपल्स पार्टी, JUIF एंड PMLN, तो जब सेनेट के हवाले से बात हुई तो उसमें लीडर होती है, सेनेट चेयरमैन के लिए पीपल्स पार्टी का नाम था, डिप्टी चेयरमैन के लिए JUIF का, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए PMLN का। उसको इससे तो कोई ताल्लुक नहीं था कि अगर जीतेंगे और हारेंगे। और अगर पीपल्स पार्टी का असूल मान लिया जाए कि यूसुफ रजा गिलानी तो चेयरमैन नहीं बन सके, तो JUIF क्लेम करेगा भाई हम भी तो हारे हैं, तो हमें दे दें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। तो मेरा ख्याल है उसकी वजह से अपनी तरीके कार कि हम सब वहाँ बैठे हुए हैं रायबंड में, हमें पता ही नहीं है। और वहाँ इस्लामाबाद में यूसुफ रजा गिलानी और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप गिलानी साहब के दफ्तर में बैठी है, क्लेम कर रही है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का होता। तो वो और फिर जिन लोगों को शामिल किया गया उस लिस्ट में जो दी गई क्लेम करने के लिए, और उनको 30 सेनेटर्स की हिमायत हासिल है,
उसमें चंद अफराद ऐसे थे जो एक शदीद हमें तहफ़्फ़ुज़ात उस हवाले से रहे हैं कि जी ये तो वो लोग हैं जो कि वहाँ संजरानी साहब के साथ खड़े हुए, उस पार्टी से ताल्लुक है जो संजरानी साहब की अपनी पार्टी है, तो वो मतलब एक वो ट्रेजरी पर भी बैठेंगे, ऑपोजिशन के लीडर को भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से वो जाहिर सी बात है झगड़ा अड़ गया उस वजह। ठीक है। अच्छा सर, एक और बड़ा अहम सवाल, चूँकि आप तर्जुमान भी हैं नवाज शरीफ साहब के, ये बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब की सेहत कैसी है और वो पाकिस्तान कब आ रहे हैं? जहांगीर खान तरीन साहब के हवाले से मुझे याद है मैंने आपसे सवालात किए थे जब वो यहाँ पर आए थे, तो आपने ये कहा था कि जब इसको फॉर्मली वो आगे लेकर बढ़ेंगे और कुछ कार्रवाई करेंगे तब जो है हमें कुछ नज़र आएगा। अब उनके ख़िलाफ़, बेटे के ख़िलाफ़ FIR हो चुकी है, चीज़ें तो आगे बढ़ रही हैं, कैसे देखते हैं सारे मामले को? देखिए, उनके आपस का जो झगड़ा है PTI का, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जहांगीर तरीन के ऊपर इसलिए वार नहीं किए जा रहे कि उन्होंने कुछ किया है। अच्छा। अगर वो बात होती तो उनकी अपनी ये जो काबीना में ऐसे से लोग, आमिर कियानी साहब जो है उनको काबीना से निकाल दिया इस वजह से कि वो मेडिकल उसमें उन्होंने जो करप्शन के हवाले से सुना था और उनको फिर निकाल के सेक्रेटरी जनरल पार्टी का बना दिया। इसी तरह से वहाँ फिरदौस आशिक अवान को निकाला सेंटर से और थोड़े दिन के बाद एडजस्ट कर दिया पंजाब में। सर सारे शुगर माफिया के खिलाफ एक्शन हो रहा है। पंजाब से निकाला और सेंटर में लेके आ गए, तो निकालते जिस वजह से, और फिर खुसरो बख्तियार है, रज़ाक दाऊद है, नदीम बाबर है, ये तो एक लंबी फहरिस्त है करप्शन की। अच्छा चलें, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मोहम्मद ज़ुबैर साहब मौजूद थे, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त अच्छा था एक ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज का हमारा दूसरा मौजू है, हुकूमत पाकिस्तान ने यह तय किया है कि वो भारत से चीनी, कॉटन, यार्न समेत और भी कुछ चीज़ें हैं जिसमें आने वाले वक्त के अंदर इंपोर्ट करेगी। इन तमाम चीज़ों को पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर ट्रेड का आगाज़ हुआ है कि नहीं, ये सवाल का भी मुफस्सल जवाब आना बाकी है। लेकिन बहरहाल इन तीन चीज़ों के अंदर इमीडिएटली जो पाकिस्तान ने तय किया है कि वो इंडिया से इन चीज़ों को इम्पोर्ट करेगी। आज के प्रोग्राम में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ हमें इकनॉमिकली कितनी बेनिफिशियल है, इसके इम्पैक्ट कहाँ कहाँ हो सकते हैं, और अगर हम ये नहीं कर रहे थे तो इसके नुकसानात हमें कहाँ कहाँ हो रहे थे। और साथ ही साथ आज हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस सारे अमल के हो जाने के बाद जो सेंटिमेंट कुछ लोगों का हर्ट हुआ है, उस सेंटिमेंट का मदावा गवर्नमेंट कैसे करने का इरादा रखती है। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें हसन खावर साहब, माहिर इक़्तिसादियात हैं। वेलकम टू द शो हसन साहब। सर सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इस सारी जो इनिशिएटिव है इसको आप कैसा देखते हैं, और दूसरा ये बताइएगा इसके हमें बेनिफिट्स कहाँ कहाँ और कैसे हैं। जी शुक्रिया जी। देखिए, बात यह है कि इसके जिस तरह आपने ख़ुद बात की कि दो पहलू हैं, एक इसका जो है वो सियासी पहलू है और एक माशी पहलू है। जो माशी पहलू है उसमें तो मेरे ख्याल में फ़ायदा बड़ा क्लियर है। आपको पता है कि बड़े अरसे से शोर मच रहा था, आपने भी इस पर प्रोग्राम किए कि जो आपका धागा है, कॉटन जान है, उसकी प्राइसेस ऊपर जा रही थी और दुनिया भर में जहाँ जहाँ से हम ख़रीदना चाह रहे थे उसकी कीमतें ऊपर जा रही थी और हमारे ऑर्डर्स के आने में भी काफ़ी टाइम लगता था। जाहिर है कि अगर हम हिंदुस्तान से ये मंगवाएंगे तो वो बिल्कुल नेक्स्ट डोर है, वहाँ से ऑर्डर्स भी हमारे क्विकली आ जाते हैं और अगर प्राइसेस का डिफरेंशियल हो तो जाहिर है वो फ़ायदा भी है। तो अब हुकूमत ने यह फ़ैसला किया कि जी कॉटन की इंपोर्ट खोल दी जाए। पहले हम इस पे ये कह दें कि देखिए, इस वक्त कॉटन की इंपोर्ट खोलने का जो फ़ैसला है वो थोड़ा देर से हुआ है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर भी यार्न की प्राइसेस बहुत ऊपर जा चुकी हैं, कॉटन की प्राइसेस ऊपर जा चुकी हैं और जितना फ़ायदा ये पहले हो सकता था एक माह कबल, वो शायद अब उतना ना हो पाएगा। एक तो ये बात है। जो चीनी की बात की कि 5 लाख टन मंगवानी है हिंदुस्तान से, वो भी बताया जा रहा है कि कीमत हिंदुस्तान में कम है और हमारे पास ज़्यादा है, तो जाहिर है कि हम हिंदुस्तान से मंगवाएंगे तो वो जल्दी भी आएगी, शिपिंग कॉस्ट भी कम होगी और हमारा फ़ायदा भी है। मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा हमारी मईशत को फ़ायदा हो सकता था उसका हमें अदराक हुआ कोविड क्राइसिस के अंदर, क्योंकि देखिए दुनिया भर में जो वैक्सीन प्रोडक्शन है उसकी 60% कैपेसिटी हिंदुस्तान के अंदर है। वहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट और इस तरह के बहुत सारे इदारे हैं जो वैक्सीन बना रहे हैं। इस वक्त भी जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है वो सीरम इंस्टीट्यूट जो है हिंदुस्तान का वो बना रहा है।
उसके ऊपर हिंदुस्तान ने साउथ एशिया के कई ममालिक में फ्री वैक्सीन तकसीम की, लेकिन जाहिर है कि हमारे उनसे ऐसे ताल्लुकात नहीं थे कि हम उन्हें देते। और अभी भी जो हमारे पास वैक्सीन की सबसे बड़ी डोज आने का कभी इम्कान है वो हिंदुस्तान से ही हमें आनी है, जो कि हमें कोवैक्स के थ्रू मिल रही है। तो मेरे ख्याल में ये जो ट्रेड, अगर ये एक सिग्नल है और आहिस्ता आहिस्ता पहले सीज फायर हुआ, ट्रेड के अंदर 2-3 चीज़ें खुल गई, अगर ये मज़ीद खुलेंगी तो मेरे ख्याल में ये इस बात का इंदिया दे रहा है कि आगे जाकर ये ट्रेड मज़ीद खुलेगी। और जाहिर है कि अगर हम इसको कंट्रोल करेंगे और वहाँ पे फोकस करेंगे जहाँ प्राइस डिफरेंशियल है, तो मेरे ख्याल में हमारा इसमें फ़ायदा है, क्योंकि रेट की कमी के अलावा जिस तरह मैंने पहले कहा कि शिपिंग कॉस्ट भी कम है और आपका जो लीड टाइम है वो बहुत कम है, क्योंकि हिंदुस्तान आपके बिल्कुल साथ है। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा सर, विद इन द इंडिया आपने जिक्र किया एक वैक्सीन का, दूसरी कॉटन की बात मैं कर लेता हूँ। जो किसान है भारत का, आपने देखा होगा दिल्ली का गिराव है, आज भी वो लोग वहाँ पर मौजूद हैं और गुज़िश्ता कोई 4.5 माह 5 माह होने वाले हैं ये प्रोटेस्ट उनका चल रहा है। तो आपको लगता है कि भारत इस पोजीशन में है कि वो पाकिस्तान को या किसी भी मुल्क को एक सर्टन अमाउंट जो है, जो अच्छी एक तादाद है उसके अंदर ये तमाम चीज़ें मुहैया कर सके, नोइंग द फैक्ट कि उसके अपने कंट्री के अंदर एक मसला चल रहा है, या ये डिलिबरेटली या जान के या पुश करके कोशिश कर रहा है, एट ईज़ नहीं कर रहा ताकि ताल्लुकात बेहतर हो जाएं? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए, अभी तो ये पाकिस्तान ने इजाज़त दी है ना खोलने की, मेरा ये कितने ऑर्डर आ सकेंगे ये एक अलग बात है, लेकिन देखिए ऑर्डर्स का फ़ायदा तब होगा जब हमारे प्राइस का कोई डिफरेंशियल होगा, तभी लोग मंगवाएंगे ना। जैसा मेरी अभी लोगों से बात हुई इंडस्ट्री के, उन्होंने बताया कि जी हिंदुस्तान की प्राइसेस भी अब इतनी ऊपर जा चुकी हैं इस वक्त कि वो बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव नहीं रही। तो मेरे ख्याल में जब ये खोलेंगे तो कुछ ना कुछ कॉटन, यान वगैरह ज़रूर आएगा, लेकिन मैंने आपको कहा ना उस वॉल्यूम में नहीं आएगा जिस वॉल्यूम में शायद 1-1.5 माह पहले आ सकता। आपने बिल्कुल सही कहा कि हिंदुस्तान में एक अपना फार्मिंग का क्राइसिस बना हुआ है और जाहिर है कि वो उसकी एक अपनी हिस्ट्री है, लेकिन ये जो हमारे मुल्क में कॉटन क्राइसिस है इसका ताल्लुक एक ग्लोबल क्राइसिस से भी है। देखिए, एक तो जाहिर है कि हमारी अपनी क्रॉप के मसाइल थे, लेकिन दूसरा ये जो चाइना के अंदर वो जो बेटर इनिशिएटिव ने एम्बार्गो लगाया कि हम सिंजियांग की कॉटन नहीं यूज़ करेंगे, उसकी वजह से चीन ने जो दुनिया भर से कॉटन उठाई, उस वजह से भी बांग्लादेश और इंडिया के अंदर प्राइसेस ऊपर गई हैं हर जगह, तो वो भी एक फैक्टर है। तो इसके अंदर सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सियासत नहीं है, इसके अंदर ग्लोबल मार्केट रियलिटीज़ भी हैं। ठीक है, अच्छा ये बताएं सर, गुफ्तगू थोड़ी सी ज़्यादा और तरफ निकल गई। सबसे पहला शायद मुझे सवाल आपसे ये करना चाहिए था, अब ये बताएं कि जो नए वज़ीर आए हैं हमारे ख़जाना, क्या ओपिनियन आपका डॉक्टर हफीज़ और हमाद अज़हर साहब के हवाले से? आप इकोनॉमिस्ट हैं, बड़ी करीब से देखते हैं चीज़ों को, रिपोर्ट भी करते हैं। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? देखिए, हफीज़ शेख साहब एक टेक्नोक्रेट थे, हमाद अज़हर साहब एक सियासतदान हैं। मेरे ख्याल में बुनियादी फ़र्क ये है, टेक्नोक्रेट जो है वो आपको टेक्निकली शायद बेहतर मशवरा कर सकता है, कागज़ के ऊपर जमा ख़र्च जो है वो बहुत बेहतर कर सकता है, लेकिन उसका लोगों पे क्या असरात होगा ये ना तो टेक्नोक्रेट को पता है, ना टेक्नोक्रेट आपको बता सकता है। सियासतदान हर जमा तफरीक को सियासत के और अवाम के पलड़े में तोलता है, क्योंकि उसने कल को जाकर उनसे वोट लेना होता है। तो मेरे ख्याल में एक जो बुनियादी फ़र्क हमाद अज़हर साहब के आने से आएगा कि जितने भी आपके इकनॉमिक प्रपोजल जाएंगे, बिजली के हवाले से, बजट के हवाले से, कुछ ना कुछ उसके अंदर जो अवामी आवाज़ है, क्योंकि हमाद साहब सियासतदान है, वो उन डिसीजंस के ऊपर असरअंदाज होगी। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक वर्ड ऑफ कॉशन दे दूं कि पाकिस्तान की जो मईशत है पिछले कुछ साल से जिस हालत में है, उसके लिए हमें कुछ मुश्किल फ़ैसले करने हैं, उसके लिए हमें कुछ कड़वी गोली लेनी है। चाहे वो हम IMF का नुस्खा ले लें या हम अपना होम ग्रोन नुस्खा बना लें, वो दवाई बहरहाल कड़वी रहेगी। अगर किसी का ख्याल है कि हमाद अज़हर साहब की सूरत में कोई मिरेकल वर्कर आएगा जिसके पास जादू की छड़ी होगी और वो इस मईशत को ठीक कर देगा, तो ऐसा नहीं होगा। नुस्खे की तब्दीली हो सकती है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को अगर अपनी सेहत ठीक करनी है, मईशत की सेहत, माशी सेहत, तो कड़वी गोली किसी न किसी तरह से दवाई उतनी कड़वी रहेगी, ये चेंज हो सकता है स्केजुअली, जिस टाइम नहीं इस टाइम पे आप खा लें। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं सर। ये 1800 रुपये जो फिक्स की गई अमाउंट गंदम की इमदादी कीमत, इसको कैसे देखते हैं आप?
देखिए ये एक तो ज़रूरत थी। अगर आप देखें गंदम की जो सपोर्ट प्राइस है पिछले कई साल से वो इतनी बढ़ी नहीं थी, फिर थोड़ी सी बढ़ी और इसकी वजह से ये है कि जब से हमारे रुपया डीवैल्यू हुआ तो ग्लोबल प्राइसेस बढ़ी, तो ग्लोबल प्राइसेस में और हमारे में डिफरेंशियल बहुत ज़्यादा आ गया और ये थोड़ा सा एक अनरियल मार्केट हो जाती है। तो मेरे ख्याल में ये जो उन्होंने पहले कहा कि जी 1600 1650 करेंगे, फिर 1800 करेंगे, इससे बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा और फार्मर्स को इंसेंटिव होगा कि आगे से वो अपनी क्रॉप अच्छी करे। तो मेरे ख्याल में ये खुश आइंद बात है, इसको बढ़ाना ये ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म में ज़ाहिर है कि आपको अपने सब्सिडी स्ट्रक्चर को ठीक करना है, लेकिन आपका पहला तो ये है कि लोगों को गंदम मिले, लोगों को फूड सिक्योरिटी मिले। तो मेरे ख्याल में कि ये अच्छा कदम है। बाज़ लोग कह रहे थे कि आप इससे भी ज़्यादा बढ़ा दें, लेकिन मेरे ख्याल में वो वाइज नहीं था। 1800 बहरहाल एक अच्छा मेरा ख्याल है लेवल है जिस पे हुकूमत इसको लेके गई है। सर आखिरी सवाल आपसे, शायद वो डायरेक्टली रिलेट ना करे लेकिन आप साहिब नज़र हैं, चीज़ों को बड़ी करीब से देखते हैं। मैं जानना ये चाहता हूँ कि पब्लिक सेंटिमेंट दोनों साइडों पे, पाकिस्तान में, भारत में क्या होगा, और तीसरी जो इन दोनों मुल्कों के दरमियान एक बोन ऑफ कंटेंशन है, दैट इज़ कश्मीर। कश्मीरी अवाम का क्या होगा आफ्टर पाकिस्तान इनिशिएटिव ऑफ दिस, जो ये एग्रीमेंट इन्होंने किया और ये करने जा रहे हैं भारत के साथ दरामद। देखिए बात यह है कि कश्मीर का जो मसला था वो आपको पता है कि पिछले 70 साल से एग्जिस्ट कर रहा था और अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 साल के अंदर उसने एक बहुत ही बुरा टर्न लिया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को अपनी ट्रेड हिंदुस्तान के साथ बंद करनी पड़ी। देखिए मेरा ये ख्याल है कि ये एक पॉलिटिकल मसला है, इस पे पाकिस्तान को बिल्कुल अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटना चाहिए। इस पे बाकी दोस्त ममालिक की सपोर्ट गैदर करनी चाहिए, डिप्लोमेटिक प्रेशर एक्सर्ट करना चाहिए। लेकिन अक्लमंद कौमें वो होती हैं जो साथ साथ अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है ना वो भी नज़र में रखें। और अगर पाकिस्तान ये समझता है कि इसमें हमारा मईशत का इंटरेस्ट है तो हमें बहरहाल इन चीज़ों को कंट्रोल्ड वे के अंदर खोलना चाहिए। क्योंकि देखिए अब हमने किसी से लड़के अपना नुकसान तो नहीं कराना। पाकिस्तान की मईशत काल हमारे सामने है, हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट रो रहा था, ये जो आपका रेडीमेड सेक्टर था वैल्यू एडेड, बाकी लोग रो रहे थे। तो अगर हमारा फ़ायदा होता है तो कंट्रोल्ड वे में चलना पड़ेगा। ये मसला ऐसा नहीं है कि इसके लिए आप बिल्कुल हर तरफ से अपने आप को बंद करके कहें कि मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि इससे अपने मुल्क का नुकसान ज़्यादा होगा। तो मेरे ख्याल में अगर आपकी मईशत अच्छी होगी, आपके लोगों से ज़्यादा, आपकी बात में ज़्यादा वज़न होगा और आप ज़्यादा अच्छे तरीके से इस मौक़िफ़ को उठा सकते हैं। लेकिन बहरहाल पब्लिक सेंटिमेंट इससे डिस्टर्ब होगा, क्योंकि पिछले 2 साल से हमने इस पर शोर भी मचाया है, लोगों ने प्रोग्राम भी किए हैं। तो बहरहाल हुकूमत को ये क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ेगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ हसन खबर साहब मौजूद थे, हमारे इक़्तिसादियात हैं, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, आपसे इंशाल्लाह कल ज़रूर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।